आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फिलिस्तीनी रियासत को लेकर सऊदी इजराइल आमने सामने। नेतन्याहू ने रिश्तों की बहाली के लिए फिलिस्तीनी रियासत को किया खारिज। लंबे अरसे के बाद दिल्ली में बनी बीजेपी की हुकूमत। आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी ने दर्ज की जीत। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा तरक्की की जीत हुई, गुड गवर्नेंस जीता। चुनावी हार के बाद अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन, बोले जनता का फैसला कबूल। कालकाजी से आप उम्मीदवार आतिशी का बयान। कहा आप हमेशा गलत के खिलाफ लड़ेगी। अन्ना हजारे का बड़ा बयान, बोले पैसे और ताकत के नशे में चूर थे केजरीवाल। एमपी में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट का मिलेगा बम्पर मौका। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा हमारे कल्चर में होती है औरत की पूजा। सऊदी अरब जिस इजराइल के साथ रिश्ते जोड़ने के लिए बेपनाह कोशिशों में लगा था, उसी सऊदी को इजराइल ने जबरदस्त झटका दे डाला है। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सऊदी से साफ तौर पर कह दिया है कि सऊदी अरब अपनी जमीन पर फिलिस्तीनी रियासत कायम कर ले और वहीं गजा के लोगों को भी बसा ले। इजराइल के साथ रिश्ते चाहते हैं तो फिलिस्तीनी रियासत की बात नहीं होगी। मतलब नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी रियासत को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसा मालूम होता है कि ट्रंप के गजा पर कब्जे के खिलाफ अरब देशों का इत्तेहाद देखकर नेतन्याहू ने बौखलाकर ये बयान दिया है, क्योंकि ट्रंप के बयान के बाद से फिलिस्तीनी रियासत के मौजू पर बहस तेज हो गई है। और ऐसा लगता है कि ट्रंप के मुतनाज़ा बयान की वजह से ही सऊदी इजराइल के रिश्तों की बात भी अब ठंडे बस्ते में चली गई है। सऊदी अरब कई अरसे से इजराइल के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए बेताब था और कई बहाने भी तलाश रहा था। यहाँ तक कि कई अमेरिकी अफसरान ने भी इस बात के इम्कान जाहिर किए थे कि गजा जंग बंदी के बाद अब इजराइल और सऊदी के बीच रिश्तों की बहाली काफी करीब है। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू के हालिया बयान ने तो तस्वीर पूरी तरह से ही बदल दी। नेतन्याहू ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि वो फिलिस्तीनी रियासत को कभी कबूल नहीं करेगा। द क्रैडल के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि सऊदी अपनी ही मुल्क में एक फिलिस्तीनी रियासत कायम कर सकते हैं। उनके पास वहाँ बहुत सारी जमीन है और वहीं फिलिस्तीनियों को भी बसा सकते हैं। सऊदी के साथ रिश्तों की बहाली की शर्तों को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि वो ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जो इजराइल को खतरे में डाल दे। अगर सऊदी को इतना ही ज्यादा फिलिस्तीनी रियासत की चाहत है तो वो अपनी जमीन पर ही फिलिस्तीनियों की बस्ती बसाकर उसे फिलिस्तीनी स्टेट घोषित कर दे। नेतन्याहू ने इस बयान से पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त खलबली मचा दी है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के एनालिस्ट जेम्स डॉर्सी ने कहा कि ट्रंप के गजा पर कब्जा करने के प्लान ने अरब दुनिया को नाराज कर दिया, जिससे सऊदी के लिए इजराइल के साथ रिश्ते बहाल करने पर गौर फिक्र करना मुश्किल हो गया। अगर ये अमेरिका की पॉलिसी आगे भी रही तो उन्होंने इजराइल सऊदी के रिश्तों की बहाली का दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब देखना यह है कि नेतन्याहू के जरिए इतनी बेइज्जती होने के बाद भी क्या वाकई सऊदी इजराइल के साथ फिलिस्तीनी रियासत को नजरअंदाज करके रिश्ते बहाल करेगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के बाद आखिर ये सामने आ चुका है कि बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दी और आम आदमी पार्टी को उसी के गढ़ से उखाड़ फेंका है। इसी के साथ साथ आखिरकार लंबे वक्त के बाद दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत आ गई। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि दिल्ली से भारी वोटों की तादाद से बीजेपी ने काफी लंबे अरसे के बाद जीत दर्ज कर ली है। त्रिलोकपुरी सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भाजपा के रविकांत उज्जैन ने जीत दर्ज की है। वहीं संघ बिहार से आपके उम्मीदवार चंदन चौधरी 322 वोट से जीत गए हैं। गोकुलपुरी से आपके उम्मीदवार चौधरी सुरेंद्र जीत गए हैं। बाबरपुर से आप उम्मीदवार और दिल्ली के वजीर गोपाल राय भी जीत गए हैं। वहीं मटियाला महल से आपके आले इकबाल करीब 35,000 वोट से जीते हैं। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती हारे। दिल्ली में विश्वास नगर से भाजपा के उम्मीदवार ओपी शर्मा जीत गए हैं। दिल्ली की कालकाजी सीट से आतिशी जीत गई हैं। यहां से बीजेपी के रमेश विदुड़ी को हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। केजरीवाल की हार हो गई है। यहां से बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज की है। नई दिल्ली सीट पर 10वें राउंड के बाद बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने करीब 1844 मतों से बढ़त बनाई है। केजरीवाल पर पूरी पार्टी को जिताने का जिम्मा था, लेकिन वे खुद ही अपनी ही पार्टी से हार गए हैं। 27 सालों का बहुत बड़ा वनवास काटकर बीजेपी दिल्ली में आई है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी की जीत के साथ आपको करारी शिकस्त उठानी पड़ी है। इसी को लेकर पीएम मोदी का भी पहला रिएक्शन सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जीत पर सभी को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि दिल्ली में विकास की जीत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता से विकास का वादा किया है। पीएम मोदी का कहना है कि दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी गारंटी है। विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका होगी।
27 सालों का बहुत बड़ा वनवास काटकर भाजपा ने दिल्ली में जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में पार्टी की हार के बाद अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें आवाम का फैसला कबूल है। बीजेपी को इस जीत पर मुबारकबाद दी और कहा कि हम आवाम के सुख दुख में काम आते रहेंगे। सुनिए इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। आतिशी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नतीजों पर कहा कि मैं कालकाजी असेंबली के आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। दिल्ली के आवाम का मैंडेट हमें कबूल है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज अगेन। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद सामाजिक कारकुन अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी सलाह को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया। वो पैसे और सत्ता के नशे में चूर थे। दिल्ली के अवाम ने इसका इनाम उन्हें दे दिया। कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है और इसके कारण, ये शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे पर में शराब की बात मैं पहले से बता रहा हूँ। आचार कुशद्र को, विचार कुशद्र को उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गया, कम वोटिंग हुई है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल में गोपाल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बीते रोज को कहा कि राजधानी भोपाल में इस महीने मुक्कींद होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में सेमीकंडक्टर एक अहम सेक्टर रहेगा। सीएम यादव ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत को देखते हुए स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स ने मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के लागू होने से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में रियासत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले इन्वेस्टर्स के बीच इस सेक्टर को लेकर उत्साह और रुचि देखी जा रही है, जिससे रियासत में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होने की उम्मीद है। सीएम ने कहा कि इस पॉलिसी से रियासत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रूप में विकसित एक स्थायी इकोसिस्टम स्टैब्लिश किया जा सकेगा। साथ ही लोकल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर पॉलिसी से रियासत में अगले 5 साल में 2700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कई देशों के लिए विमेन एम्पावरमेंट बहस का मौजू हो सकता है, लेकिन भारत के हवाले से विमेन एम्पावरमेंट कदीम जमाने से इबादत का मौजू रहा है। और इस दौरान उन्हें क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और सौभाग्य देश का है कि देश में पहली बार आदिवासी अंचल से निकल करके देश की राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिठाई। ये और सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में इस देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी सर्वोच्च ताकत की संस्था राष्ट्रपति जैसे पद को महामहिम हमारे आदिवासी अंचल की आने वाली बहन उड़ीसा जैसे स्थान पर कहां से उठाकर कहां बिठाया, ये लोकतंत्र की ताकत हो सकती है। ये उस भाव को मजबूत करती है जिसके कारण से ऐसे महाविद्यालयों की नींव डलती है। ये उसका फल दिखता है जो हमको कलश में दिख रही है। मैं वोट आनंद में तब आ जाता है मजा कि जब 33% और आरक्षण मिल रहा है। अब हमारी बहनों को और ताकतवर बनाया जा रहा है। लोकसभा, विधानसभा, आपके बिना कैसे, हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप सदैव माना गया है। दुनिया के कई लोगों के लिए नारी सशक्तिकरण एक विषय हो सकता है, हमारे लिए तो आराधना का विषय शुरू से है, पूजा का विषय हमारी अपनी संस्कृति में। झारखंड इलेक्शन में बुरी तरह से हारने के बाद बीजेपी ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। दरअसल बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए तंजीम में पूरी तरह से बदलाव कर दिया। बीजेपी अब नई टीम बनाने में लग गई है। बीजेपी की ये सियासी चाल हेमंत सोरेन की टेंशन बढ़ा सकती है। अभी मंडल सतह पर अमल जारी है। भाजपा लीडर बूथ से लेकर मंडल सतह तक ओबीसी और आदिवासी लीडरों की नई टीम तैयार करने में लगी है। आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव दलीय आधार पर होंगे या नहीं ये तय होना अभी बाकी है, लेकिन भाजपा इसमें अपने ज्यादातर लीडरों को जीत दिलाने के लिए अभी से कोशिश कर रही है। आदिवासी लीडरों की टीम तैयार करने में आरएसएस और विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि वाले कारकुनानों की पहचान भी की जा रही है। असेंबली इलेक्शन में मिली हार के बाद पार्टी के आदिवासी बिरादरी में अपना खोया आधार फिर से पाने की मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी के साथ साथ ओबीसी बिरादरी को मजबूती से अपने साथ जोड़कर पार्टी अगले 5 सालों में एक मजबूत आधार तैयार करने में लगी है। मंडल सतह पर चुने गए लीडरों को मरकजी हुकूमत इन दोनों बिरादरियों के लिए किए गए काम को आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। लखनऊ की तारीखी और सकाफती विरासत को महफूज करने के मकसद से लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत पहला हेरिटेज फूड कोर्ट हुसैनाबाद में कायम किया। एमएस अमरावती एंटरप्राइजेस के जरिए विकसित ये अनूठा फूड कोर्ट आगंतुकों को लखनऊ की शाही नवाबी तहजीब के साथ साथ लजीज खाना परोसने का एक अनोखा तजुर्बा देगा। इस शानदार हेरिटेज फूड कोर्ट का इफ्तिताह हुसैनाबाद घंटाघर के पास किया गया। बता दें कि इफ्तिताह उत्तर प्रदेश के मलाह डॉक्टर नीरज बोरा ने किया। इस मौके पर बहुत से मुअज्जिज मेहमान मौजूद रहे, जिनमें सचिव एलडीए श्री विवेक श्रीवास्तव, श्री अली जैदी, यूपी सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महिली समेत कई दीगर लोग मौजूद रहे। इफ्तिताह के मौके पर मशहूर ब्रांड वाहिद बिरयानी, पिस्ता हाउस, कीवर्स ईएफसी ब्रांड की ओर से लोगों को छूट के साथ अपने अपने खाने पीने के फूड आइटम्स अवेलेबल कराए गए। हुसैनाबाद फूड कोर्ट लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक तारीखी पहल है, जिसका मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना,
लोकल किसी ने को प्रमोट करना है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एमएलए उत्तम जानकर जल्द ही ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने वाले हैं। वो ईवीएम के अगेंस्ट में 19 मार्च को अपने गांव मार्कटवाड़ी से मुंबई के शिवाजी पार्क तक लॉन्ग मार्च की शुरुआत करेंगे। बता दें, उत्तम जानकर ने 2024 के असेंबली इंतखाबात में सोलापुर के मालशिरिस इलाके में रागंपा के टिकट पर जीत हासिल की। इंतखाबात में जीत के बावजूद वे इंतखाबी नतीजे आने के बाद से ही ईवीएम के अगेंस्ट एहतजाज कर रहे हैं। एक बार उन्होंने अपने गांव मार्कटवाड़ी की पंचायत से बैलेट से वोट कराने का प्रस्ताव भी पास करा लिया था, लेकिन इंतजामिया ने ये इंतखाबात नहीं होने दिया। अब जानकर ईवीएम के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि ईवीएम मशीन में बैलेट कंट्रोल और वीवीपैट मशीन को जोड़कर लगातार गड़बड़ियां की जा रही हैं। 9 फरवरी से अपने गांव मार्कटवाड़ी से ईवीएम के अगेंस्ट एक लॉन्ग मार्च भी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इस लॉन्ग मार्च में वे रोज 15 किलोमीटर चलकर 21वें दिन मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचेंगे। मार्च के दौरान रागंपा शरद चंद्र पवार की एमपी सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी के एमएलए आदित्य ठाकरे भी हिस्सा लेंगे, जबकि शिवाजी पार्क में लॉन्ग मार्च के समापन के दिन होने वाली सभा में रागंपा शरद चंद्र पवार के सदर शरद पवार, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। प्रयागराज जंक्शन पर अचानक उमड़ी भीड़ के बाद भीड़ मैनेजमेंट का इमरजेंसी प्लान लागू कर दिया गया। आश्रय स्थल के जरिए अकीदतमंदों को एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा दीगर गेट भी अकीदतमंदों के लिए खुले हैं। जो अकीदतमंद दीगर गेट से भी एंट्री कर रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा रहा। हालांकि गाड़ियों पर पाबंदी लगाई गई है ताकि जाम की हालत स्टेशन पर ना पैदा हो। आज मेला इलाके से जानसेनगंज होकर आ रही भीड़ को डायवर्ट नहीं किया गया, उन्हें सीधे प्रयागराज जंक्शन पर एंट्री दे दी गई, जबकि जो मुसाफिर सिविल लाइन साइड में पहुंचे उन्हें पानी की टंकी की ओर से घूम कर जाना पड़ा। अकीदतमंदों की बढ़ी हुई तादाद को देखते हुए अकीदतमंदों की हिफाजत और सुगमता से एंट्री निकासी के लिए प्रयागराज जंक्शन पर 7 फरवरी की सुबह 8 बजे से अग्रिम आदेश तक एकल दिशा मूवमेंट लागू कर दिया गया है। मरहूम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए सालों हो गए, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें बहुत याद करते हैं। बता दें कि एक्टर का इंतकाल 14 जून 2020 को हुआ था। अब 4 सालों के बाद सुशांत केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सुशांत की मौत के बाद ये केस लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। एक्टर की मौत मामले में फैंस और उनके खानदान वाले अभी भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब एक बार फिर मरहूम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का केस चर्चा में आ गया है। दरअसल अब बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है, जिसमें सुशांत और दिशा सालियान की मौत मामले में आदित्य ठाकरे से पूछताछ और गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि सीबीआई अपनी जांच के बारे में पूरी रिपोर्ट पेश करे और जल्द से जल्द आदित्य ठाकरे के खिलाफ जांच शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में दिशा और सुशांत दोनों घटनाओं के इर्द गिर्द के हालात पर सवाल उठाए हैं और सच बाहर लाने की मांग की गई है। अपनी अर्जी में ठाकरे ने तर्क दिया है कि अदालत को कोई भी हुक्म जारी करने से पहले उनका बचाव सुनना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कायम रखने जरूरी नहीं। ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुबैना तौर पर इस पीआईएल पर सुनवाई करने वाले हैं और ये सुनवाई 19 फरवरी को होगी। महाराष्ट्र के जलगांव में वाक़े इकरा पब्लिक स्कूल में फूड फेस्टिवल फन फेयर का इनेकाद किया गया। मोहतरमा सूफिया अब्दुल करीम सालार ने मेहमान खुसूसी और मोहतरमा सैयद वकील इरफान शेख ने मेहमान एजाजी की हैसियत से तकरीब में शिरकत की। इस फेस्टिवल में तलबा ने मुख्तलिफ अक़साम के अलग अलग डिशेस बनाई, जिसमें वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मीठा, चाट भंडार समेत 50 से ज़्यादा लजीज ग़िज़ाएँ शामिल थी। इस प्रोग्राम का मकसद बाजार के खाने को नज़रअंदाज करना और घरेलू पकवान की अहमियत को तलबा में उजागर करना था। इसी के साथ साथ तलबा और तालिबात में तिजारत की बुनियादी उसूल, खरीदो फरोख्त, नफ़ा और नुकसान का शऊर बेदार करना था। बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत गिरने के बाद से ही उठापटक का माहौल है। अब यहाँ मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है। ऐसे में यहाँ साबिक पीएम शेख हसीना से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्ती हो रही है। हाल ही में बांग्लादेश की 2 अदाकारा मेहर अफरोज शान और सुहाना सबा को जुमेरात को हिरासत में लिया गया। इसके बाद उन्हें जुमे को रिहा कर दिया गया। इससे कुछ वक्त पहले अदाकारा और डायरेक्टर मेहर अफरोज शान को ढाका के धानमंडी इलाके में उनके घर से दिवी हिरासत में लिया गया। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि सबा को किन इल्जामों के तहत हिरासत में लिया गया। हालांकि डीबी चीफ रेजाउल करीम मलिक ने कहा कि मेहर अफरोज शान को रियासत के खिलाफ साजिश रचने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया।
शॉन को आगे की पूछताछ के लिए मिंटू रोड वाके डीबी ऑफिस ले जाया गया। इस बीच एहतजाज करने वाले लोगों ने जमालपुर में शान के आबी घर को आग के हवाले कर दिया। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।